नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा की दूसरी कक्षा ले रहे हैं। रूपरेखा की जो कक्षाएं हैं, वो दोनों कक्षाएं लगभग 2 से ढाई घंटे की कक्षाएं हैं और आज दूसरी कक्षा है। हालांकि मैंने वादा तो ये किया था कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पूरी एक 5 घंटे की मैराथन क्लास लूंगा जिसमें पूरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें ज़रूरी है कि एक तो होती है रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर होता है तथ्यात्मक जानकारी अधिक से अधिक। ठीक है, तो ये जो रूपरेखा की क्लास है वो तथ्यात्मक है। पिछली कक्षा में हमने देखा था जितने भी टीएस इलियट तक, आई रिचर्ड्स तक जितने भी जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनकी रचनाओं का, उनके जीवन का कालक्रम आदि के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज जो कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं अपने पीछे रूपरेखा की दृष्टि से, उनके बारे में चर्चा करेंगे घंटा भर। और जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी तो इसके अगले दिन हम ये जो मैराथन क्लास है, जिसमें तथ्यात्मक नहीं बल्कि संकल्पनात्मक अर्थात पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे, चाहे निर्वैयक्तिकता सिद्धांत हो, परंपरा का सिद्धांत, अरस्तु द्वारा प्रस्तुत ट्रेजेडी का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, काव्य भाषा, मूल्य आदि, संप्रेषण आदि के सिद्धांत, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में बात करने का मतलब यही होता है कि उसकी सारी परतें उगाड़ देंगे, ठीक है? और बिल्कुल जैसे आपके सामने ये सिद्धांत बनते हुए नज़र आएँगे आपको। लेकिन ये कक्षा ज़रूरी है ताकि पूरी आपकी रूपरेखा जो भी है, वो आपके एक क्रम में बन जाए। पिछली कक्षा देख लेना आप, उसके बाद में ये कक्षा देख लेना आप। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो रूसी रूपवाद और दूसरा है नई समीक्षा। अब ये जितने भी टॉपिक के साथ है, कल्पना, फंतासी, मिथक, बिंब, प्रतीक, ये सब क्या नाम दिए हुए हैं अपने पाठ्यक्रम में। तो इनमें से जो ये प्रारंभिक 4 हैं, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, प्रतीक और बिंब, ये हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए तो इसी तरह नाम है, लेकिन प्रश्न इनके ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है। मिथक, फंतासी और कल्पना है। कल्पना तो फिर भी जैसे हम पढ़ेंगे वर्ड्स कॉलरिज को, तो वहाँ पर कल्पना पूरी तरीके से आ जाएगी, कल्पना के जितने भी भेद है वो आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बचा हुआ मिथक और फंतासी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारतीय साहित्य में कुछ लिखा हुआ है तो हम उनके बारे में देख लेंगे कि इन्होंने इस चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, बाकी इतना ही देखेंगे। अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं। रूसी रूपवाद, उसमें भी नई समीक्षा से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, फिर प्रतीक और बिंब से प्रश्न आते हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें होती है और साहित्य समीक्षा के अंदर इनका क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रूसी रूपवाद की। कारण क्या है कि नई समीक्षा और रूसी रूपवाद दोनों लगभग एक साथ में शुरू हुए थे। कुछ प्रारंभिक तौर पर हम मान सकते हैं कि थोड़ा-सा अगर 5-7 साल पहले या 5-7 10 वर्ष पहले मान लो भले ही, रूसी रूपवाद की एक सुगबुगाहट हमें देखने को मिलती है रूसी साहित्य के अंदर, वहाँ की आलोचना के अंदर। हालाँकि प्रखर रूप से ये दोनों ही जो प्रणालियाँ हैं, वो 1930 के आस-पास ज़्यादा समीक्षा के अंदर आती है, सामने आती है। तो रूसी रूपवाद का जो समय है, वो 1910 से 1930 माना जा सकता है। 1910 से 1930 मानने का कारण ये है कि इन 20 वर्षों के अंदर जो साहित्य लिखा गया था रूसी साहित्य, उसके अंदर रूपवाद के ऊपर अत्यधिक जोर था। अगर हम बात करें नई समीक्षा की तो यहाँ पर भी यही है, 1920 से 30 या 1915 से 30 तक इस समय का जो समय है। मैं सन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कहीं पर 10 का 15 दिया हुआ है, कहीं 15 का 10 दिया हुआ है, कहीं 30 का 35 दिया हुआ है। तो आपको ये मान के चलना इसी समय है। 1910 से 1930 के समय ही ये नई समीक्षा हमारे सामने आती है। भौगोलिक रूप से, राजनीतिक और सामाजिक रूप से नई समीक्षा और रूसी रूपवाद दोनों का जो केंद्र है वो अत्यधिक दूर है, सांस्कृतिक रूप से भी दूर है, लेकिन फिर भी एक प्रकार के, लगभग एक प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो मार्क्सवाद की जो अवधारणाएं थी, स्थूल और क्रूर संस्करण थे मार्क्सवाद के, जिसमें ये कह दिया गया कि कंटेंट अर्थात विषय वस्तु ही सब कुछ है। क्या है? विषय वस्तु ही। मार्क्सवाद यही कहता है विषय वस्तु ही सब कुछ है, रूप कुछ भी नहीं है, कला कुछ भी नहीं होती। कला तो केवल शोषण करने के लिए कला, उसको नाम दे दिया गया, कला कुछ भी नहीं होती। रूप पे बात करो, कंटेंट पे बात करो जो आर्थिक शोषण को समाप्त करें। ये जो सारी चीजें थी, उसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ रूस के अंदर, उसे रूसी रूपवाद कहते हैं। और उसमें यह था कि कलाकृति को कोई भी अगर कोई किसी रचना को रचा है किसी कवि ने, तो हमें उस कवि से, उसके कवि के व्यक्तित्व से, समाज के बाहरी वातावरण से, आर्थिक परिस्थितियों से, इतिहास से, इन सब को हमें कृति से दूर रखना चाहिए, कृति को इन सब से मुक्त समझना चाहिए। और कृति खुद अपने आप में एक स्वतंत्र और स्वायत्त एंटिटी या तत्व है, या एक इकाई है
कि इसी के अंदर रहते हुए जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, जो इसकी भाषा में लिखा हुआ है, उसी को हमें सत्य मानना चाहिए। अर्थात एवरीथिंग इज टेक्स्ट, पाठ ही सब कुछ है, पाठ से बाहर कुछ भी नहीं है। ये बात रूसी रूपवाद में सबसे पहले सामने आई थी, और यही बात की थी इन्होंने कि भाई रूप के ऊपर, फॉर्म के ऊपर ना कंसंट्रेट कीजिए, कथाओं का, कहानियों का, कविताओं का, इनके रूप के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। रूप से बाहर कुछ भी नहीं है। विषय वस्तु की बात करते हैं, वो ठीक है, मैटर करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी इसका रूप मैटर करता है। अर्थात स्टाइल क्या होगी, शैली क्या होगी, भाषा कैसी होगी, भाषा विज्ञान की दृष्टि से कृति का आकलन करना, ये सारी चीज़ें क्या आती है, रूसी रूपवाद के अंदर आती है। इसी प्रकार की लगभग सेम, थोड़ी थोड़ी इसमें समानता अधिक है और भिन्नता कम है, तो दोनों को हम देख लेंगे, समानता और भिन्नता के तत्व क्या क्या है। ऐसा ही कुछ नई समीक्षा के अंदर आया था। नई समीक्षा में भी यही कहा गया था कि जो अर्थ विधान है, शब्द विधान है किसी रचना का, उसके ऊपर जोर दिया जाए। निर्वैयक्तिक निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत था टी एस इलियट का, उसको इस चीज के अंदर आधार बनाया गया था। और परंपरा का सिद्धांत, अखंडता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत लेकर आए गए यहाँ पर। और कलाकृति में कवि को, कलाकृति या कृति के अंदर जो भी भाव है उससे मुक्त कर दिया, कह दिया कवि का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, और जो जितना दूर होगा, ठीक है, जो कवि अपने भावों से जितना दूर रहकर पलायन करके, भावों से पलायन करके लिखेगा, कृति उतनी ज्यादा महान होती जाएगी। ठीक है, अर्थात निरपेक्ष भाव से चीज़ों को देखकर, निरपेक्ष भाव से चीज़ों को लिखना, तभी महान चीज़ें हो पाएगी। और ये तभी होता है जब आपको परंपरा का, अपनी संस्कृति का, अपने समाज का, वर्तमान का, अतीत का सब कुछ ज्ञान हो। ये नई समीक्षा कहती है। नई समीक्षा का आपने देख लिया, निर्वैयक्तिकता आदि जो चीज़ें आती है सारी, रूप के ऊपर जो फोकस ज़्यादा दिया जाता है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर टी एस इलियट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक दो और भी नाम है, जैसे आई रिचर्ड्स की महत्वपूर्ण भूमिका है इस नई समीक्षा के प्रवर्तन में। जॉन क्रो रैंसम तो बहुत ही आधार स्तंभ है इसके। तो ये हो गए। और रूसी रूपवाद के अंदर जैसे इकेनबाम हो गए, स्लोकोवस्की हो गए, ठीक है, ये जो यूरितान्या ने, ऐसे कुछ नाम है उनके, तीन चार नाम है, ये हो गए। इन लोगों ने क्या किया कि रूसी रूपवाद का प्रवर्तन किया। बिंब और प्रतीक, ये अलग वस्तुएं होगी थोड़ी सी। प्रतीक जैसे फ्रांस के अंदर प्रारंभ हुआ था, और फ्रांस के अंदर कहा था कि अगर मन के अंदर के कोई विचार है तो उनको कैसे प्रकट किया जाए, तो भाषा प्रकट नहीं कर सकती, भाषा में इतनी क्षमता नहीं, तो प्रतीकों से दर्शाया जाए। लेकिन प्रतीक, आपको पता है, प्रतीक होते हैं, और हर एक व्यक्ति को नहीं पता होता कि बादल किस चीज़ का प्रतीक है, मछली किस चीज़ का प्रतीक है ना। तो इस वजह से प्रतीकवाद भी फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। हालांकि ये पहले आया था, प्रतीकवाद जो है रूसी रूपवाद और नई समीक्षा से पहले आया था, लेकिन बाद में मैंने इसलिए रखा क्योंकि पाठ्यक्रम की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये क्रम हो गए इनके, ये सारी बातें इनके बारे में मोटा मोटी होगी। अब बात करना शुरू करते हैं हम व्यवस्थित रूप से। तो देखिए, रूसी रूपवाद एवं नई समीक्षा में संबंध की बात कर रहे हैं। नई समीक्षा 1920 के बाद में, और ये रूसी रूपवाद 1910 से 1930 ईस्वी के बीच में आता है। नाम कौन कौन से, ये आपको याद कर लेना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस चीज से जुड़ा हुआ है। कैसे याद करेंगे, ये तो सारे रशियन नाम लग रहे हैं। बोरिस इकेनबाम, रोमन जैकबसन, विक्टर स्लोकोवस्की, यूरी तान्यानोव, ठीक है, ये चारों नाम क्या हो गए, रूसी जो रूपवाद है उसके आधार स्तंभ है। उसमें भी ये दो जो नाम है, बोरिस इकेनबाम और रोमन जैकबसन। हम बिल्कुल जो ऊपर की जानकारी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शायद अगर आपने इस यूनिट को पढ़ा नहीं तो ये नाम सुने भी नहीं होंगे, तो उन्हीं तक सीमित रहेंगे। प्रश्न आएगा तो बहुत ज़्यादा सरल और साधारण आएगा कि देखते ही आप कर दोगे। बोरिस इकानबाम किससे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए। रूसी रूपवाद की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया था इन्होंने। रोमन जैकबसन, विक्टर स्लोकोवस्की, अच्छा ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी विक्टर स्लोकोवस्की, ये जो तीन नाम है, बोरिस इकेनबाम, रोमन जैकबसन और विक्टर स्लोकोवस्की, ये तीन नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है रूसी रूपवाद के संबंध में, तो आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ अगर बात करें नई समीक्षा की, तो टी एस इलियट, आई रिचर्ड्स और जॉन क्रोरेंसम, इनको तो प्रवर्तक ही माना जाता है नई समीक्षा का। प्रवर्तक, या मान लीजिए आप अगर प्रवर्तक त्रय की बात करें तो ये है, नाम देने वाला कोई और है, फिर उस नाम को व्यवस्थित करने वाला कोई और है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये नाम, ये तीनों क्या कर, जो प्रवर्तक त्रयी होती है इसकी नई समीक्षा की। फिर अन्य नाम, फ्रैंक रेमंड लिविस हो गया, टीलियड हो गया, एलन टेट हो गए, क्लिंथ ब्रुक हो गए, सर विलियम एम्पसन हो गए, लायोनिल ट्रिलिंग, विक्टर डब्ल्यू के। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए थे और क्या क्या महत्व रखते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी का है
महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो उसको हम देख लेंगे थोड़ा सा क्या है वो चीज़, और क्या है से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें नाम तो पता ही होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या नाम दिया है। समझ गए बात को? जैसे एलन टेट ने तनाव का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और फिर एक और नाम है यहाँ पर, एम्पसन। एम्पसन इन्होंने शायद 7 एम्बिग्विटी, वक्रता का सिद्धांत दिया था ऐसे। तो ये जितने भी सिद्धांत दिए थे इनके बारे में बात करेंगे क्या है। तो ये नाम आप याद रख लेना, एलन टेट नाम याद रख लेना, एम्पसन याद रख लेना, लायोनेल ट्रिलिंग हो गया, विक्टर डब्ल्यू के भले नहीं रहे तो कोई बात नहीं, क्लिंट ब्रुक्स का नाम याद रखना है आपको, टीलियड का याद रखना है, और फ्रैंक रेमंड लिविस। ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं। ये किससे संबंधित है? नई समीक्षा से संबंधित है। और बोरिस इकेनबाम, रोमन जैकबसन, विक्टर स्लोकोवस्की, ये किससे संबंधित है? शायद आवाज धीरे रह गई होगी, आप देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। रूसी रूपवाद एवं नई नई समीक्षा की विशेषताएं, ये मैंने एक साथ ही दिए दोनों की, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्या क्या कह रहे हैं रूसी रूपवाद? साहित्य आलोचना में सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रभावों, लेखक के जीवन की भूमिका को अस्वीकार करना, इसके ऊपर बात कर चुके हैं हम। तो यही चीज क्या है इसके अंदर? शब्द अलग है। मुख्य प्रतिपाद्य, समीक्षा का विषय साहित्यकार ने होकर उसकी कृति ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कृति की बात कर रहे हैं, यहाँ भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, लेखक के व्यक्तित्व को हटाकर कृति का मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं सब कुछ पाठ के अंदर है, यहाँ पर कह रहे हैं सब कुछ रूप में है। क्या है? सब कुछ रूप में है। साहित्य में भाषा के रूप, शैली और तकनीक पर केंद्रित समीक्षा। रूप, शैली कैसी होगी उसकी, और तकनीक क्या होगी, उसके ऊपर है रूसी रूपवाद। दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि लगभग दोनों में समानताएं हैं। ये क्या कह रही है? रूप भी जरूरी है, शब्द विधान अर्थात किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, और अर्थ विधान, उनसे अर्थ क्या निकलता है। क्योंकि वो उनका ये मानना है कि टेक्स्ट जितना भी है ना, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, हर बार अलग अर्थ निकलते हैं, और उन अर्थों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। किसने लिखा है, उसका सामाजिक परिदृश्य क्या है, इसको छोड़ देना चाहिए। कारण क्या है इसको छोड़ने का? उनका ये मानना है कि जब हम सामाजिक परिदृश्य को हटा देते हैं पीछे से, जो परंपरा क्या नाम है, जो सामाजिक स्थितियाँ, लेखक के व्यक्तित्व, इन सब को हटा देते हैं, तब कृति का अर्थ बहुमूल्य निकल जाता है। अर्थात बहुमूल्य या बहुआयामी कह सकते हो, वो मूल्य नहीं, बहुआयामी, मल्टीपल एस्पेक्ट्स सामने आते हैं उसके अर्थ के। हम सोच भी नहीं सकते इतने अर्थ होते हैं, और जब ये अर्थ खुलते हैं तब उस कृति की वास्तविक महानता हमारे सामने आती है। इस वजह से ज़रूरी है कि अर्थ विधान पर बल देते हैं, शब्द विधान पर बल देते हैं, और व्यक्ति जो लिखने वाला है उसको हटा देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर हम देखें जयशंकर प्रसाद की कविताओं को, अगर ये देखें कि भी उनका व्यक्तित्व छायावादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्तित्व है, जो अपने ही भावों को सत्य मानकर अपने वैयक्तिक भावों को अभिव्यक्त करते रहते हैं बार बार, तब हम उनकी हर कविता को उनसे ही जोड़ के देखेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, उन्होंने तो किसी और का भी लिख सकते हैं भाव, कोई भी भाव लिख सकते हैं, हमें सिर्फ भाव से जो लिखा है, शब्द जो लिखे हैं उससे मतलब होना चाहिए, तब हम छायावादी है या नहीं है इस बारे में भी तय नहीं कर सकते उससे। तब सिर्फ हम यही तय करेंगे उस कृति के अंदर क्या लिखा हुआ है, और तभी वो बहुआयामी हो जाएगी कृति। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये है कारण। कला पक्ष प्रधान है इनके अंदर, दोनों के अंदर ही। शिल्पगत तत्वों पर बारीकी से विचार किया गया है। काव्य भाषा पर गंभीर चिंतन किया गया है। किस पर किया गया है? काव्य भाषा पर गंभीर चिंतन किया गया है। और काव्य में परंपरा और अखंडता को महत्व, ये तो आप देख ही सकते हैं कि अगर इलियट है यहाँ पर, तो परंपरा और अखंडता को महत्व तो मिलना ही है। अगली देखिए, अब देखते हैं रूसी रूपवाद के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की। जो बोरिस एकेनबाम और जेकबसन वगैरह है, उनका क्या योगदान है, और ये क्या चाहते हैं, इनका सिद्धांत क्या है। मुझे लगता है अब तक आपको लगभग समझ में आ गया होगा हम बात क्या कर रहे हैं। कुल मिला के रूसी रूपवाद और नई समीक्षा है, उसका एक ही मोटो है, एक ही बात है कि कृति ही सब कुछ है। रचना जो रच दी है, तुलसीदास का जीवन क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रामचरितमानस को देखो तुम, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है किसी की भर्त्सना की गई है, तो वो भर्त्सना करेंगे, कहेंगे कि भाई ये गलत है। यहाँ पर सामाजिक परिदृश्य नहीं देखेंगे कि इस परिदृश्य के अंदर तो ये कहना उचित है। ठीक है, वो बचाव होता है लेखक का, बचाव नहीं करना है, सब कुछ स्पष्ट जो भी है कृति के अंदर ही है। उसने तो अपनी रचना कह दी, बात कह दी, तुम जबरदस्ती अगर ये कह रहे हो नहीं नहीं उनका व्यक्तित्व तो बहुत सही था शायद इसलिए ये बात कही होगी, तो ये नहीं है। जैसे कि बात करते छोटी सी, जैसे कफन कहानी के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेमचंद ने
कफन कहानी के माध्यम से घिसू और माधव की जो आलसीपन दिखाया है, वो कहीं न कहीं दलित विरोधी भावना को दर्शाता है। दिखाता है कि दलित कितने कामचोर टाइप के हैं, ये शायद प्रेमचंद स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेमचंद को बचाने वाले लोग हैं, दलितों का तो यही मत है कि प्रेमचंद दलित विरोधी थे और दलितों का ऐसा चित्रण समाज के सामने कर दिया कि वो हमेशा से जब जो व्यक्ति प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ लेगा, उसे लगेगा बिल्कुल सही है, तो दलित तो होते ही सही हैं, चमार लोग होते ही सही हैं। जबकि बात ये नहीं है। वो क्या कह नई समीक्षा क्या कह रही है कि बात ये नहीं है कौन कह रहा है, बात ये नहीं है, वो कह रहे हैं जो प्रेमचंद को बचाना चाहते हैं। प्रेमचंद की जो रचनाएँ हैं, उसके अंदर वो देखते हैं कि प्रेमचंद ने तो व्यापक अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, दलितों के पक्ष में लिखी थी, तो इस रचना के अंदर भी हमें वो देखना चाहिए। जब ये देखने की कोशिश की जाती है, तब तो होते हैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखते हैं इस कृति के अंदर क्या लिखा हुआ है, कफन कहानी के अंदर क्या पढ़ के वास्तव में लगता है कि क प्रेमचंद, यीशु और माधव जो दलित व्यक्ति है, उनको दोषी ठहराना चाहते हैं, उनकी मानसिकता पूरे समाज की मानसिकता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर हम स्वतंत्र तत्व के रूप में सोचें, तो क्या हो जाएगी वो? वो हो जाएगी नई समीक्षा या रूसी रूपवाद का एक तत्व हो जाएगा। प्रेमचंद को साइड में करके फिर देखो कृति के अंदर क्या लिखा हुआ है। लंबी बात हो गई, लेकिन आप इस बात से इतना समझ जाना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर बात करते हैं बोरिस इकेनबाम की। बोरिस इकेनबाम रूसी रूपवाद के प्रवर्तक मान लीजिए इनको या प्रस्तुता मान लीजिए इनको। इनकी किताब है द थ्योरी ऑफ द फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड रूपवाद को हम फॉर्मेलिज्म की भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो आप फॉर्मल से फॉर्मेलिज्म को याद कर लेना। फॉर्मल मेथड 1926 के अंदर आई थी। हो सकता है सन भी पूछ लें, द वेस्टलैंड कब आई थी, एलिजाबेथियन एसेज कब आए थे, है ना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब आई थी, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब आई थी, ये सारी जितनी भी किताबें हैं हो सकता है दे दे, तो आपको याद होना चाहिए द थ्योरी ऑफ फॉर्मल मेथड किसकी किताब है। ये किताब है बोरिस हिकेनबाम की, जो रूसी रूपवाद के प्रवर्तक मान सकते हैं, प्रस्तुता मान सकते हैं। कब लिखी थी? 1926 में लिखी थी। याद रह जाएगा। फॉर्मल मेथड, फॉर्मेलिज्म, फॉर्मेलिज्म क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर रशियन फॉर्मेलिज्म। क्या बोलते हैं? रशियन फॉर्मेलिज्म। तो याद रह जाएगा ना, रशियन फॉर्मेलिज्म, फॉर्मल मेथड। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या उद्देश्य था कि साहित्य को विज्ञान बनाना जो स्वतंत्र और तथ्यपरक हो। स्वतंत्र और तथ्यपरक तो हमने बात कर ही ली थी कि स्वायत्त और स्वतंत्रता एक ही बात है। साहित्य को विज्ञान बनाना, साहित्य को विज्ञान बनाना, साहित्य को विज्ञान बनाने की जिद टी.एस. इलियट को भी थी और कहते थे कि कृति का स्वतंत्र विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो वैसी सी बात यहाँ पर है। विज्ञान बनाने का तात्पर्य यह हो गया कि भाषा का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, शैली का इस प्रकार से, तकनीक का इस प्रकार से प्रयोग करें, कुछ नियम निर्धारित कर दें कि हर एक कृति महान हो और पढ़ने वाला गदगद रह जाए कि क्या ही चीज़ लिख गया है। विज्ञान तो वही बन सकता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही शानदार चीज़ अगर तभी बनाई जा सकती है, एक शानदार कार तभी बनाई जा सकती है और एक के बाद एक कार तभी बनाई जा सकती है जब उसके पीछे कोई मशीन हो, यांत्रिकता ऐसे फिट कर दी जाए कि वो शानदार से शानदार उत्पादन करता जाए। मनुष्य के हाथ से अगर उत्पादन होगा तो हमेशा बढ़िया नहीं हो सकती। एक चीज़ बढ़िया हो सकती है, 10 खराब होगी, फिर एक बहुत शानदार होगी। वो हो सकता है मशीन से बनाए उससे भी बढ़िया हो जाए। लेकिन इनका क्या था कि सब बढ़िया बनाए, एक जैसी बना दे, विज्ञान हो गया। साहित्य भाषा द्वारा निर्मित, अतः भाषा विज्ञान साहित्य के विज्ञान का आधारभूत तत्व है। तो ये शब्द भी आप याद रखना। भाषा विज्ञान को ये क्या मानते हैं? साहित्य के विज्ञान का आधारभूत तत्व मानते हैं। रूप एवं वस्तु अविच्छिन्न है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब क्या है कि ये शब्दों का खेल है ना? शब्दों का खेल है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि रूप और वस्तु अविच्छिन्न है। इसका अर्थ क्या हुआ? मत अर्थात रूप और वस्तु को अलग नहीं किया जा सकता। किसके अंदर अलग नहीं किया जा सकता? कृति के अंदर। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस प्रकार की भाषा की हम मानसिकता लेके उसको पढ़ेंगे ना, वही वस्तु हमारे सामने आएगी। समझ रहे हैं? तब क्या हो गया, जैसा भाषा लिखी हुई है वैसा ही रूप हो गया उसका। वही चीज़ तो दे रहा है ना, जो रूप जिस तरीके से हम उस भाषा का पैटर्न है उस रचना के अंदर पढ़ रहे हैं, वैसा ही वो उसका अर्थ दे रहा है। तो साहित्यिक कृति जो कहती है, जैसे कहती है, उसे अलगाया नहीं जा सकता। उसे ज़बरदस्ती ये कहना, नहीं-नहीं प्रेमचंद ने तो ये नहीं कहा था, ये कहा था। जयशंकर प्रसाद तो यह कहना चाहते थे और कुछ ऐसे करते जाना, ये क्या है? अलगाया नहीं जा सकता। दोनों एक ही चीज़ है, इसको मान के चलना पड़ेगा। फिर साहित्य का अपना इतिहास होता है। ये बाहरी भौतिक पदार्थों के इतिहास से निर्धारित नहीं होता, जैसे कि मार्क्सवाद के कुछ क्रूर संस्करणों में। अर्थात साहित्य की एक परंपरा होती है, उसका अपना एक इतिहास होता है, वो पिछले के ऊपर निर्मित होता जाता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा महान चीज़ें, घटना, क्रांति टाइप की घटती है। क्रांति किसमें? साहित्य के अंदर, जीवन के अंदर नहीं।
और उससे क्या होता है, एक नई रचना भी बनती है, लेकिन उस नई रचना के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जो पीछे अतीत के अंदर लिखा हुआ है इसके साथ में कोई संबंध नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर एक रचना, हर एक महान से महान रचना भी उसकी सीढ़ियाँ बनती जाती है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो सीढ़ियाँ क्या होती है, अलग-अलग होती है। ठीक है? तो अलग-अलग होने की, जैसे राम की शक्ति पूजा अगर निराला लिखते हैं 1936 के अंदर, तो राम की शक्ति पूजा उन्होंने एकाएक नहीं लिख दी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को अभिव्यक्त किया था, फिर अपनी पीड़ाएँ अभिव्यक्त की थी कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरी कविता को मान्यता नहीं मिल रही है। फिर उनकी पुत्री, पत्नी आदि का निधन हो जाता है, तब उनकी जो पीड़ाएँ हैं वो भी मिश्रित होती जाती है। नए जो साहित्य के अंदर क्या चलता है, भाषा के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? समास भाषाओं का कैसे प्रयोग होने लगा है समाज के अंदर क्या साहित्य के अंदर, उन सबको अपने अंदर जब समेट लेते हैं और जब फिर से जो उनकी ऊर्जा ढल चुकी थी, उसको वापस एकत्र करते हैं, तब राम की शक्ति पूजा सामने आती है। राम की शक्ति पूजा नहीं लिखी जा सकती अगर सरोज स्मृति नहीं लिखी जाती, ठीक है? तो ये आपको समझना है कि चीज़ें क्या होती हैं, अचानक से नहीं बनती। इतिहास होता है हर एक चीज़ का। तुलसीदास लिखी है मान लीजिए इन्होंने, निराला जी ने, अगर तुलसीदास ना होते खुद, उनकी कुछ रचनाएँ नहीं होती और उनके काव्य के अंदर अगर ये समाज की जो जागरूकता है समाज को लेकर वो नहीं होती, तो तुलसीदास रचना नहीं लिखी जा सकती थी। सब कुछ क्या होता है, इतिहास से तय होता है, बस कुछ उन्नत चीज़ें होती जाती है। और अंतिम क्या है, साहित्य बाहरी स्थितियों से स्वायत्त होता है। रूप और वस्तु, वस्तु तो लिख दिया ना, वस्तु अविच्छिन्न है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साहित्य को विज्ञान बनाना, स्वतंत्र और तथ्यपरक, और भाषा विज्ञान साहित्य के विज्ञान का आधारभूत तत्व। ये क्या है, पारिभाषिक टाइप के शब्द हैं, तो आपको याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। बाकी क्यों, क्रक्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या ऋषि रूपवाद क्या कहना चाह रहा था। ये जो शब्द है ना, वो ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है। रूप एवं वस्तु अविच्छिन्न है, अब ये क्या हो गया, ये क्या कह दिया। तो अविच्छिन्न है क्योंकि रूप में ही वस्तु है और वस्तु में ही रूप है। अगला देखिए, रूसी रूपवाद का हमने एक आदमी का देख लिया था, बोरिस इकेनबाम का, और ये बोरिस इकेनबाम ने तत्व दिए थे, और यही तत्व क्या दिए थे, लगभग सबने दिए थे, कुछ नए तत्व तो देंगे ही। अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है इस रूसी रूपवाद के समर्थन में, तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ देगा, तभी वो जाना जाएगा, नहीं तो क्यों जाना जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, क्या नाम है अगला, विक्टर स्लोकोवस्की। क्या नाम है, विक्टर स्लोकोवस्की। विक्टर स्लोकोवस्की की दो जो किताबें हैं या शोध ग्रंथ हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो है आर्ट एज टेक्निक। क्या बात थी, फॉर्मलिज्म का तो उन्होंने दे दिया इकेनबाम में, बोरिस इकेनबाम ने फॉर्मलिज्म का सबसे पहले फॉर्मलिज्म नाम ही दिया, और उससे ही आ गया फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल मेथड आ गया उनके यहाँ पर। अब हमने क्या बात की थी कि इसको क्या करना है, विज्ञान बनाना है, तकनीक बनाना है ना, बात की थी, तकनीक शब्द अपने प्रयोग में लिया था अगर आपको याद हो तो, यहाँ कहीं पर, तकनीक पर केंद्रित समीक्षा। किस पर, शैली और तकनीक पर केंद्रित समीक्षा। तो क्या तकनीक की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्ट इज टेक्निक, आर्ट इज डिवाइस, कला एक उपकरण के रूप में, कला एक तकनीक के रूप में, इसको कैसे काम में ले सकते हैं, है ना। तो 1917 ईस्वी के अंदर आई ये किताब। 1926 के अंदर कौन सी आई थी, 1926 में आई थी द फॉर्मल मेथड। द फॉर्मल मेथड विक्टर स्लोकोवस्की का यहाँ पर 1917 के अंदर आई थी, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, एक एक सिद्धांत टाइप में दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन द फॉर्मल मेथड ही नाम दे दिया इसको, और पूरा थोड़ा विस्तार में जाके ना अपनी 4-5 चीज़ें जो भी वो उन्होंने प्रकट की थी कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, डिटेल के अंदर, विस्तार के अंदर, तो वो किसने की थी? इकेनबाम ने। और अगली क्या है इनकी, थ्योरी ऑफ प्रोज़। थ्योरी ऑफ प्रोज़, ये 2 रचनाएँ आपको याद रखनी है। थ्योरी ऑफ प्रोज़ 1925 में, आर्ट एज़ टेक्निक, आर्ट एज़ डिवाइस, ये इनकी रचना है। अब यहाँ पर ये शायद गलत लिख दिया थोड़ा टाइपिंग के अंदर, शायद नहीं बिल्कुल गलत लिख दिया है। द मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल, द मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल, और ये जो सर्किल है इसकी स्थापना की थी रोमन, रोमन नाम है क्या उनका, रोमन जैकबसन, रोमन जैकबसन ने इसकी स्थापना की थी, द मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल। और इकेनबाम का मानना है कि रोमन जैकबसन और विक्टर स्लोकोवस्की का बहुत बड़ा योगदान है रूसी रूपवाद की स्थापना में।
ठीक है। तो रोमन जैकबसन ने दिया था द मास्को लिंग्विस्टिक सर्किल, ये आपको याद रखना है। किताबें इनकी दो हो गई, आर्ट एज टेक्निक एंड आर्ट एज या फिर आर्ट एज डिवाइस 1917 के अंदर, और थ्योरी ऑफ प्रोज 1925 के अंदर आई। प्रमुख विचार, अब ये दिए थे विक्टर स्लोकोवस्की ने, दो विचार दिए थे कि इस प्रकार के प्रयोग हमें काव्य में करने चाहिए। क्या प्रयोग करने चाहिए थे? दो नाम दिए इन्होंने। एक तो दिया था डीफिमिलियराइजेशन, डीफिमिलियराइजेशन, और एक दिया था प्लॉट डिस्टिंक्शन, प्लॉट डिस्टिंक्शन। अब ये क्या होता है? ये जो नाम है ना, ऑस्टेनाइन और शुजट फेबुला, ये जो नाम है, ये तो क्या हो गए, रशियन भाषा के शब्द हो गए। तो हमें इसको याद नहीं करें तो भी चल जाएगा, हमें ये याद रखना जरूरी है, डीफिमिलराइजेशन और प्लॉट डिस्टिंक्शन। अब हिंदी में इसको करें तो क्या होगा? हिंदी में होगा डिफिमिलराइजेशन का अर्थ होगा अलगाव या विचित्रीकरण, अलगाव या विचित्रीकरण। और जो प्लॉट डिस्टिंक्शन है उसका क्या होगा? कथानक का विशिष्टीकरण, कथानक का विशिष्टीकरण। अब ये चीजें क्या होती है, इनके बारे में बात करना जरूरी है। देखें आगे दिए कि नहीं दिए, चलो कर लेते हैं, नहीं दिए तो। ये अलगाव और विचित्रीकरण का यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कथानक इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। ये दोनों ही विचार जो है ना, ये क्या है कि कथानक को लेकर है, कि कथा का बनावट कैसी हो उसके बारे में विचार है। तो ये कह रहे हैं विचित्रीकरण कर दो, कि विचित्रीकरण कैसे किया जाए? तो फिर विचार दिया कि अगर कोई मान लो कविता के अंदर या कहानी के अंदर जो कहानी लिखता है कोई भी या कहानी कहता है, वो व्यक्ति कौन होगा? सामान्यतः कौन होता है? हम एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि वो कहानी लिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई घोड़ा कहानी लिख रहा है और घोड़े के द्वारा ये सारी चीजें दुनिया को दिखाई जा रही है, उसकी नज़र से, उसी की नज़र से कहानी दिखाई जा रही है कि एक व्यक्ति ऐसा था, ये आदमी लोग कैसा क्या करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, जो भी मतलब जो भी उनकी घटनाएं हैं आसपास के जीवन में, अगर घोड़ा देख रहा है उस दृष्टि से अगर हम दिखाएं तो वो क्या हो जाएगी? विचित्रीकरण होगा कि नहीं होगा? हमने नहीं देखा ना आज तक कभी भी। 1920 से पहले तो इस प्रकार की, जो आजकल तो फिर भी हिंदी में कुछ कहानी आ गई है, लेकिन विचित्रीकरण हमने नहीं देखा इस प्रकार से कि घोड़े की दृष्टि से कुछ चीजें बताई जा रही हो। हालांकि जो पंचतंत्र वगैरह है हमारे ग्रंथ के अंदर, उसके अंदर तो बताया गया पशु भी आपस में बात करते हैं, ये सारी चीजें उनकी कहानियां बताई गई, लेकिन वो कथा की शैली में है। दूसरा अगर ये हो कि दर्पण होता है जैसे आईना, है ना, वो आईना अगर कोई बात बताए अपनी इस तरीके से, हर एक चीज बताएं, सूक्ष्म विश्लेषण करें, या फिर हम इस प्रकार से कोई कोई ऐसे ऐसे कमरे का रूप सामने प्रस्तुत करते हैं जिसकी दीवारें नहीं हों, और कह दें कि कमरा है। मान लीजिए कमरे, दीवारें तो होती है, दीवारों के बिना कमरा कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार का रूप बना दे कोई, लेखक बना सकता है, बनाने को नहीं है। रूस के अंदर बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी गई है, टोल्स्टॉय ने भी एक दो रचनाएं लिखी है इस टाइप की। तो इस प्रकार का कमरे का व्याख्या करनी शुरू कर दे कि ये कमरा था जिसके चारों तरफ कोई दीवारें नहीं थी, हवा वहां आकर रुक जाती थी, व्यक्ति अंदर बैठा रहता था, वो बाहर दिखाई नहीं देता था, बाहर अंदर बैठा बैठा बाहर का कुछ भी देख सकता था, वो व्यक्ति एक कमरा साथ में लेके जा सकता था क्योंकि उसकी दीवारें नहीं थी, कोई वजन नहीं था। इस प्रकार की अगर कोई बनावट करने लगे कथानक की तो क्या होगा? ठीक है, एक तो ये हो गया विचित्रीकरण या अलगाव। दूसरा है कथानक का विशिष्टीकरण। कथानक का विशिष्टीकरण है, इसको दो शब्दों में, प्लॉट डिस्ट्रिक्शन ना, ये जो शब्द दे रखे हैं सयूजेट और फेबुला, ये दोनों शब्द जो हैं ये इसी को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो सयूजेट के अंदर तो आप ये मान लीजिए कि ये है रॉ मटेरियल, अर्थात एक व्यक्ति को एक कोई कहानी मिल गई कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, चार पांच घटनाएं हैं, और उन घटनाओं को व्यवस्थित कर दिया, मतलब सामने से जैसे शुरू होता है वैसे व्यवस्थित कर दिया, पहले से लेके बाद में अंत तक। ये तो हो गया सामान्य स्थिति। लेकिन आपने देखा था उसने कहा था कहानी को, उसने कहा था कहानी के अंदर कुछ घटना हो रही है, फिर उसके बाद में युद्ध का दृश्य, फिर कुछ और दृश्य आ रहा है, फिर पीछे का, फिर लगातार क्या हो रहा है, वजीरा पानी पीला, फिर अचानक क्या होता है, दूसरा घटना आती है, तेरी कुड़माई हो गई, ये सारी बात याद आती है। ये क्या हो गया? ये जो पीछे के बैकग्राउंड में जाना, एक रूप के अंदर, एक अरेंजमेंट के अंदर प्रस्तुत नहीं करना, और इससे क्या होता है, रोचकता बढ़ती है, रोचकता बढ़ती है, ठहराव बढ़ता है पाठक का, पाठक सोचने लगता है क्या हो रहा है ना, उसके दिमाग की परतें खुलती जाती है। ये होता है कथानक का विशिष्टीकरण। ये ऋषि रूपवाद की जो चीजें हैं, ये इनके मूल के अंदर है, ऋषि रूपवाद के अंदर कि भाई ये चीजें भी होनी चाहिए, और इन सब चीजों का हम क्या कर सकते हैं, एक ढांचा बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके आधार पर कहानी कविता लिखी जानी चाहिए ताकि लगे कि हाँ यार इसके अंदर कुछ अलग चीज हो रही है।
ये सब रूसी रूपवाद के अंदर है और इसी आधार पर वो क्या कहते हैं, विज्ञान बना सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर हम साहित्य है उसको विज्ञान बना सकते हैं और साहित्य कितना रोचक हो जाएगा। अब बात करते हैं नई समीक्षा की। 1910 के बाद में बताई, 1920 के बाद में बताई हमने इसको। टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स और जॉन क्रो रैनसम को नई समीक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जेई स्पिनगॉर्न, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। किस लिए कि जेई स्पिनगॉर्न ने द न्यू क्रिटिसिज्म नाम से एक लेख लिखा था और ये लगता है कि इन्होंने द जो नई समीक्षा नाम है ये इन्होंने सुझाया था। क्या नाम इनका? जेई स्पिनगॉर्न, जेई स्पिनगॉर्न, ठीक है। लेकिन नई समीक्षा को निश्चित स्वरूप देने का जो श्रेय है, जिसकी भूमिका रही है, वो किसकी रही है? जॉन क्रो रैनसम की। जॉन क्रो रैनसम की भूमिका रही है और जॉन क्रो रैनसम ने 1941 ईस्वी के अंदर द न्यू क्रिटिसिज्म किताब लिखी। देखो क्या है, दोनों सेम है, ये आपको याद रखना। 1941 के अंदर जॉन क्रो रैनसम ने द न्यू क्रिटिसिज्म नाम की एक पुस्तक लिखी थी और इसी से माना जाता है कि निश्चित स्वरूप इन्होंने दे दिया था नई समीक्षा को। 1941 में लिखी थी। देखिए नई समीक्षा शुरू हो गई थी 1920 से करना उसके बारे में चर्चा, ठीक है, और 40 तक तो ये लगभग क्या होगी, समाप्ति के दौर पे आ गई। लेकिन इन्होंने क्या दिया था, व्यवस्थित रूप वगैरह सब कुछ क्या दे दिया, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में दिया। हालांकि ये बाद में भी चलती रही। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई 1920 से 40 तक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40 पर आके खत्म हो गई ये बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 के बाद में भी चलती रही, लोग और भी लिखते रहे। बात ये है कि उसका जो सबसे प्रखर रूप सामने है ना, वो कब आया, उसके बारे में बात होती है। फिर जॉन क्रो रैनसम कब पैदा हुए थे? 1888 ईस्वी के अंदर, ठीक है, और अमेरिकी समीक्षक थे जॉन क्रो रैनसम, ये आपको याद रख लेना है। इनके क्या है, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? 3 ग्रंथ है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा है? पहला ग्रंथ गॉड विदाउट थंडर, द वर्ल्ड्स बॉडी और द न्यू क्रिटिसिज्म। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 के अंदर किसने लिखी थी? अगर स्पिनगॉर्न आ जाए तो बात अलग है, बाकी याद ही रखना है कि जिसने न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हो गया, नई समीक्षा। नई समीक्षा को व्यवस्थित किसने किया था? जॉन क्रो रैनसम ने। तो याद रह जाएगा ये। तो वर्ल्ड्स बॉडी और विदाउट थंडर, ये दो याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इतना कोई ज़्यादा अनिवार्य नहीं है इनकी रचनाएं याद रखना, क्योंकि ये थोड़ी अलग सी रचनाएं हैं, कहानियों क्या नाम है, काव्य से संबंधित, कविताओं से संबंधित रचनाएं होगी, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं इतनी। तो द गॉड विदाउट थंडर और द वर्ल्ड्स बॉडी, इनको याद रख लो तो बढ़िया, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखनी जरूरी है, द न्यू क्रिटिसिज्म। ये पूछा जा सकता है प्रश्न। अब देखते हैं कौन कौन से जो है अपने, जिनको हमें याद करने की ज़रूरत है, जिनकी रचनाओं के नाम याद करने की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले टीलियड। सबसे पहले टीलियड 1889 ईस्वी में पैदा हुए थे टीलियड। टीलियड और द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक, द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक नाम की इनकी पुस्तक है और इन्होंने दिया था वक्रता सिद्धांत। क्या दिया था? वक्रता सिद्धांत। याद रख लेना ये कि टीलियड ने 1889 में पैदा हुए थे। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक इनकी पुस्तक थी। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक इनकी पुस्तक थी टीलियड की, और वक्रता सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक इतना ही याद रखना है। एलन टेट है जो 1899 में इन्होंने दिया था तनाव का सिद्धांत। इनके अनुसार ये था कि रचना है ना, उसके अंदर तनाव सा रहना चाहिए। एक एक इस प्रकार की विपरीत स्थितियों की सृजना की जानी चाहिए रचना के अंदर, कि एक तनाव दिखे और पाठक उसमें उलझा रहे, और उलझा रहे नहीं, उसमें रमा रहे। ऐसे उसकी धड़कन ऐसे तेज होती रही, उत्तेजित होकर उमंग से वो देखता रहे, चलता रहे, मतलब पढ़ता रहे चीज़ों को। ठीक है, तो ये तनाव का सिद्धांत, टेट से तनाव का सिद्धांत आप याद कर लोगे। ऑब्लिक और वक्रता सिद्धांत तो एक ही चीज होती, तो टीलियड से आप ऑब्लिक याद कर लेना। एलन टेट हो गया। फिर है क्लिंथ ब्रुक, क्लिंथ ब्रुक्स। इनकी जो रचना है मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन, मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन, मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसकी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि यहीं से याद हो जाए, चीजें बना लो आप, है ना। तो मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन क्लिंथ ब्रुक की किताब है। एलन टेट, टेट से तनाव याद रह जाएगा आपको। टीलियड, टीलियड से आपको द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक, द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक वक्रता सिद्धांत ही याद करना है। फिर आते हैं सर विलियम, विलियम एम्पसन। एम्पसन से आप एम्बिग्विटी, एम्पसन और एम्बिग्विटी के साथ में आप थोड़ा संबंध बना लीजिए। द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इन्होंने बताया था। इनकी जो किताब है उसका नाम है द 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, और एम्बिग्विटी सिद्धांत भी दिया था इन्होंने।
क्लियर है? हो जाएगी बात। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किसकी है? एम्पसन की। फिर है लायोनल ट्रिलिंग। टीलियड और ट्रिलिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। टीलियड अलग है और ट्रिलिंग अलग है। लायोनल ट्रिलिंग और लेस है लिबरल इमेजिनेशन। लिबरल इमेजिनेशन किसने दिया था? लायोनेल ट्रेनिंग ने। ठीक है, ये होगी नई समीक्षा। नई समीक्षा के अंदर तत्व क्या क्या है, ये हमने सारी बात कर ही ली थी। फिर भी अगर आपको कुछ और तत्व जानने हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। नई समीक्षा के अंदर जो भी जो एक्स्ट्रा जानकारी है इससे संबंधित, वो जैसे हम इनकी तुलना करेंगे, समानता क्या है और वैषम्य क्या है इनके अंदर, उसमें हो जाएगी। तो नई समीक्षा के अंदर क्या, ये भी पूरा पता चल गया आपको। कौन कौन सी पुस्तकें इससे संबंधित महत्वपूर्ण। नई समीक्षा से सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 के अंदर जॉन क्लोरेंसम ने लिखी। ठीक है। और रूसी रूपवाद से संबंधित किताब द फॉर्मल मेथड 1926 के अंदर इकेनबाम ने लिखी थी। 1917 के अंदर विक्टर स्लोकोवस की है, इनकी पुस्तक आई। 1925 में इनकी पुस्तक आई। जो पुस्तक है इनका आप नाम याद रख लेना, आपको याद लगभग चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर क्या हो जाएगी, मतलब प्रश्न अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो समानता क्या क्या है रूसी रूपवाद और नई समीक्षा के अंदर? साहित्य की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। बिल्कुल। साहित्य निर्माण में बाहरी वातावरण, ऐतिहासिक एवं विचारधारात्मक दृष्टिकोण तथा लेखक के व्यक्तित्व को नकारते हैं। ये चीजें याद रख लेना। किसी विचारधारा को मानते हैं? नहीं मानते। ऐतिहासिकता को मानते हैं? ऐतिहासिकता के दो दृष्टिकोण है यहाँ पर, ये आप जरूर याद रख लेना। कहीं ऐतिहासिक को आप परंपरा से जोड़ लो। कहीं परंपरा और ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो चीजें होती है ना, ऐतिहासिक चीजें, इनमें बहुत फर्क है। कम से कम साहित्यकार जितने भी है, काव्य शास्त्री जितने भी, उनकी नज़र में फ़र्क है। इनके अर्थ में ऐतिहासिक ये होता है कि जिस प्रकार से इतिहास निर्मित होता है वैसे। अर्थात जैसे मार्क्सवाद इतिहास को जिस संदर्भ में लेता है, मार्क्सवाद इतिहास को जिस संदर्भ में लेता है, वो ऐतिहासिक दृश्य है। परंपरा क्या होती है? इलियट कहते हैं कि परंपरा तो जीवित तत्व है। उसमें लगातार बदलाव आते हैं और पिछली परंपरा पर ही नई परंपरा का निर्माण होता है। और जो मार्क्सवाद है उस सारे इतिहास को नकारता है। तो हर एक चीज से क्या होता है, ऐतिहासिक और विचारधारात्मक धारात्मक दृष्टिकोण, लेखक के व्यक्तित्व, सबको नकारते हैं, बाहरी वातावरण को, सब कुछ है। सब कुछ क्या है? पाठ। पाठ ही सब कुछ है, कृति ही सब कुछ है, रूप ही सब कुछ है, इस तरीके से। ठीक है। शब्द केंद्रित निकट पाठ, साहित्यिक उपकरणों यथा कल्पना, लय, ताल, प्रतीक आदि पर जोर। कल्पना, लय, ताल और प्रतीक आदि पर जोर, ये याद रह जाएगा आपको। शब्द केंद्रित अर्थात शब्द ही सब कुछ है जो उसमें लिखा हुआ है कृति के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि विषय वस्तु को नकारते हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विषय वस्तु को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि शब्द से ही तो विषय वस्तु बनती है। एक सेंटेंस जो लिखा हुआ होगा उसका क्या अर्थ निकालेंगे, उसी से तो विषय वस्तु बनेगी। अगर एक ही प्रकार का अर्थ निकालेंगे, हमेशा ही एक ही प्रकार का अर्थ निकालेंगे, तो उस कृति के अंदर बहुआयामी अर्थ प्रवेश नहीं होगा। तो अर्थ प्रवेश अधिकतर हो, अधिकांश अधिक प्रकार के हो, तो शब्द केंद्रित निकट पाठ अर्थात बहुत ही क्लोज रीडिंग का अर्थ ये हो गया कि इतना सूक्ष्मता से पढ़ना कि हर एक शब्द का अर्थ निकले, हर एक वाक्य का, हर एक पेरा का अलग अर्थ निकले, और वो अपने आप में स्वतंत्र हो भी और कृति के साथ में मिलकर कृति को भी स्वतंत्र कर दे और पूरा। तो ये जितने भी साहित्यिक उपकरण है कल्पना के द्वारा, क्योंकि अब अगर कल्पना ही तो होगी वहां पर, कल्पना के अनेक रूप होते हैं, वो तो हम बाद में बात करेंगे जब हम कॉलेज पढ़ेंगे तब। कल्पना होगी अंदर तभी तो वो आईने के द्वारा कोई कहानी कहेगा, घोड़े के द्वारा कोई कहानी कहेगा, है ना। लय होगी मान लीजिए कोई चीज के अंदर, तो उससे नए अर्थ निकलेंगे। ताल, प्रतीक से नए अर्थ निकलते हैं चीजों के। समय के साथ में प्रतीक बदल जाते हैं, है ना, तो उनके अर्थ भी बदल जाएंगे रचनाओं के। ये सारी चीजें इसमें क्या है, दोनों में समान है। भिन्नता क्या है? रूसी रूपवाद भाषा की साहित्यिकता अर्थात पाठ की साहित्यिकता, संरचना, तकनीक पर जोर देता है, अर्थात टेक्निक पर जोर देता है, जबकि नई समीक्षा शब्द के साथ साथ अर्थ पर भी जोर देती है। बस यहीं पर अंतर है। रूसी रूपवाद जो है वो अर्थ पर जोर नहीं देता, ठीक है, केवल और केवल शब्द, संरचना और तकनीक पर जोर देता है। शब्दों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है ना। शैली मान लीजिए आपकी शैली किस प्रकार की उपयोग में लाई जा रही है। जबकि नई समीक्षा में क्या कह रहे हैं कि अर्थ भी महत्वपूर्ण है। शब्द तो महत्वपूर्ण है ही, अर्थ भी महत्वपूर्ण है। अर्थ के बारे में भी सोचना चाहिए, रूप वगैरह सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थ भी साथ साथ में महत्वपूर्ण है। यही नई समीक्षा के अंदर और रूसी रूपवाद के अंतर है। अब आता है प्रतीक और प्रतीकवाद।
कोई भी जो सिद्धांत होता है वो शुरू के अंदर क्या कहता है कि भाई ये चीज़ें इस प्रकार से होनी चाहिए और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक है, सिद्धांत ये बात कहता है। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग और पैदा होते हैं जो ये कह रहा है कि यही बात सत्य है, जो वो सिद्धांत था वही सत्य है, उससे अलग कुछ भी सत्य नहीं है, वही परम सत्य है। तब वो बन जाता है वाद, क्योंकि उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में भी मत प्रकट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, ताकि उस चीज़ को खत्म किया जा सके या उस चीज़ को बढ़ाया जा सके। तो ये होता है मतवाद चलता है, इसको बोलते हैं वाद। तो प्रतीक 1870 ईस्वी से प्रारंभ होते हैं और ये जब वाद बन जाता है और अंततः 1930 के आसपास ये समाप्त हो जाता है। और नई समीक्षा भी इस समय प्रारंभ हो रही थी, तो उसने भी प्रतीकवाद को या प्रतीक को अपनाया था। अब प्रतीक की परिभाषा क्या है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि निराला ने एक कविता लिखी थी बादल राग। इस कविता की भाषा को देखकर ये लगता है कि बादल के माध्यम से निराला क्रांति करना चाहते हैं और क्रांति की बात कर रहे हैं, और बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक हो गया। ये तो चलो जो साहित्यिक समीक्षक हैं उनको तो ये बात पता चल गई, क्योंकि उनका काम ही दिन रात यही है। क्या आम आदमी इस बात को समझ सकता है कि बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक है? बिल्कुल असंभव सी बात है ना। बादल क्रांति का प्रतीक है। जिस व्यक्ति को काव्य का ज्ञान नहीं हो वो उस बात को नहीं समझ सकता। तो प्रतीकवाद क्या कर रहे हैं? प्रतीक से क्या हो रहा है कि काव्य का विस्तार तो हो रहा है, ठीक है, बादल को क्रांति का प्रतीक बनाना, क्योंकि बादल हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति को पता है बादल क्या है, और उसे क्रांति का प्रतीक बना देना एक बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, कल्पना है। कवि के द्वारा एक बहुत बड़ी कल्पना और बहुत बड़ा कैनवास लिया गया अपनी कविता को रचने के लिए, कि बादल को बना दिया, जो जो व्यक्ति पढ़ेगा ना वो सब बादल के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, और इस वजह से मेरी कविता हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। तो प्रतीक क्या होती है? प्रतीक खराब भी हो जाते हैं जब एक सामान्य पाठक को उस प्रतीक का अर्थ पता नहीं होता है, वो जब चीज़ों को जोड़ नहीं पाता है, और अगर कोई जोड़ लेता है तो उसके लिए वो कविता बहुत शानदार बन जाती है। तो प्रतीक ये भी है। तो प्रतीक ये क्या है? साहित्यिक उपकरण हुआ कि नहीं हुआ? बादल को क्या लिया? बादल के प्रतीक के रूप में, प्रतीक को साहित्यिक उपकरण के रूप में लिया है। और कोई व्यक्ति अगर सीधी सीधी क्रांति की बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं बैठती, नॉर्मल सी सामान्य सी बात लगती है, लेकिन बादल से ही क्रांति की बात करवा देना तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति क्रांति कर रही है। इस वजह से प्रतीक का महत्व बढ़ जाता है। तो क्या है प्रतीक? एक साहित्यिक उपकरण है जहां कोई व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना अपने शाब्दिक अर्थ से परे किसी चीज या अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आ गई बात? बादल क्या कर रहा है? बादल कोई थोड़ा दिखा रहा है, वो क्रांति को दिखा रहा है, अर्थात किसी चीज या अवधारणा को प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे तिरंगा राष्ट्रीय आन बान शान और स्वतंत्रता पहचान का प्रतीक है। जब हम ये कहते हैं मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, तो इसका मतलब क्या है? तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, तिरंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हम राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर हम पहचाने जाते हैं तो वो तिरंगे के आधार पर पहचाने जाते हैं। जब दो देशों के बीच बीच में मैच होता है, ओलंपिक मैच अगर आपने देखे हो कहीं कभी, तो देखिए आप, जब एक भारत का जो व्यक्ति जीतता है, कोई भी मैच जीतता है, तब तिरंगा झंडा जिस शान से ऊपर फहराया जाता है, तो वो किस चीज का है? वो केवल झंडा नहीं है, वो भारत की शान को दिखाता है कि भारत सबसे ऊपर चला गया है इस खेल के अंदर आज। ठीक है, तो ये चीजें होती है ना, इन चीजों को ये जब ये कहा जाता है किसी भी गीत के अंदर, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत है, तिरंगा मेरे पूरे भारत का प्रतीक है, और ये जो मातृभूमि है, मेरी जान है, मेरी शान है। तो ये हो जाए। प्रतीक क्या करते हैं? कथ्य को इस प्रकार से गहराई देते हैं, अमूर्त विचारों को व्यक्त करने में, अतिरिक्त अर्थ देकर कथ्य की गहराई एवं व्यापकता बढ़ाने, भाव वातावरण निर्माण करने में। अब मेरी जान तिरंगा है, तो इससे क्या होता है कि भाई एक वातावरण सा बन रहा है अलग तरीके का, ठीक है ना, कि इसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा, कुछ कहा नहीं जा रहा सीधा सीधा, लेकिन हम बहुत सारे अर्थों को समेट रहे हैं, स्वतंत्रता को इसमें समेट रहे हैं, पहचान को समेट रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें समेट रहे हैं। और तिरंगे का नाम आते ही हमारे सामने 15 अगस्त का एक दृश्य आ जाता है, या फिर युद्ध का एक दृश्य आ जाता है जिसके अंदर राष्ट्रीय तिरंगा जो झंडा है वो फहराया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें आ जाती है। तो ये क्या मिलता है? ये तो वातावरण बन ही रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रतीकों के आधार पर भी बार बार प्रतीक देकर इस प्रकार से वातावरण का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है। और फ्रांस के कला क्षेत्र में उत्पत्ति कहाँ हुई? फ्रांस में। फ्रांस में कला के क्षेत्र में प्रभाववाद और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद तथा प्राकृतवाद की आदर्शवादी प्रतिक्रिया के रूप में
प्रतीकवाद का उभार हुआ। फ्रांस में कला के क्षेत्र में प्रभाववाद और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद तथा प्राकृतवाद की आदर्शवादी प्रतिक्रिया के रूप में प्रतीकवाद का उभार हुआ। अब यहाँ से यथार्थवाद से तात्पर्य आप ये ले लीजिए, जब काव्य के अंदर यथार्थवादी तत्व अतिशयता में आने लगते हैं। अतिशयता में जब यथार्थवादी तत्व आने लगते हैं तो होता ये है कि विषय वस्तु के ऊपर जोर दिया जाता है, सीधी स्पष्ट शब्दों में विषय वस्तु को रख देने का आग्रह किया जाता है। और जब विषय वस्तु को सीधे आग्रह किया जाता है स्पष्ट रखने में, तो उसमें कलात्मकता क्या हुई? यहाँ तक कहते हैं मार्क्सवादी लोग तो कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं है, मूल चीज विषय वस्तु है। तुम क्रांति की बात चाहे पद्य में लिखो चाहे गद्य में लिखो, तुम्हें लिखनी क्रांति की बात ही है, और ऐसी बात लिखनी है कि हर एक आदमी को समझ में आ जाए। तो भाषण ही लिख दो, फिर सीधा सामान्य बात लिख दो कि क्रांति करनी है, ये करना है। लाल झंडा फहरा के रहेंगे, ये क्या है? ये खुद अपने आप में प्रतीक बन गया। वो किस चीज की बात कर रहा है? वो कर रहा है कि हम क्रांति करेंगे, मार्क्सवाद लेकर आएंगे। तो ये यथार्थवाद के विरोध के अंदर प्रतीकवाद का उभार हुआ, ताकि जो मन के अंदर की बात है वो भी निकल सके, उसको भी कहा जा सके। और प्रतीक सबसे ज्यादा मन के अंदर की जो भीतर की बात होती है उसी को रखने के काम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो ये चीज पढ़ ही लेते हैं, क्या है। कवियों और चित्रकारों ने बाह्य बाह्य जगत और जीवन का वास्तविक चित्रण छोड़कर प्रतीकात्मक संदर्भों के द्वारा अपने काल्पनिक आदर्शों को व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। इसे आदर्शवादी और रहस्यवादी चिंतकों से प्रेरणा और बल मिला। क्या किया इस चीज के अंदर कि हमने क्या बात की थी, यथार्थवाद के अंदर क्या किया जाता है, वास्तविक जीवन का वास्तविक चित्रण किया जाता है। बाहरी जो जगत है उसका चित्रण किया जाता है। जो भीतर की बातें हैं, जो काल्पनिक बातें हैं, उनके बारे में बात नहीं की जाती, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि मन के अंदर क्या चल रहा है उसके लिए तो कोई भाषा नहीं है ना। उस भाषा को दर्शाने के लिए तो प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाना ही पड़ेगा, और उसी से दर्शाई जा सकती है। तो इसे आदर्शवादी और रहस्यवादी चिंतकों से प्रेरणा और बल मिला। आप जानते हैं कि रहस्यवाद मन की बात करता है, ठीक है। चिंतकों से प्रेरणा और बल मिला। इनकी धारणा थी कि बुद्धि जीवन के रहस्यमय परतों को प्रकाशित करने में असमर्थ है, जबकि उनका साक्षात्कार करना मानव चेतना का मूलभूत कार्य है। कि मन की बात को जानना तो मानव चेतना का मूलभूत कार्य है, और बुद्धि है अर्थात शब्द। बुद्धि क्या देती है? शब्द देती है। बुद्धि से जीवन की जो रहस्यमय परतें हैं उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता, वो तो मन से ही की जा सकती है। उसमें जो एक रहस्य है उसको मन से ही प्रकट किया जा सकता है, और मन की बात बताने के लिए प्रतीक का इस्तेमाल अति अनिवार्य है। मन की बात बताने के लिए ये मोदी जी वाला मन की बात नहीं है, उसमें तो वो बोल के बताते हैं सभी। मन की बात तो प्रतीकों में ही बताई जाती है, जैसे अज्ञेय बताते हैं। इमर्सन और स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रतीकवादी चिंतन का अपने काव्य में प्रारंभिक प्रयोग में शुरुआत की। अब ये चीजें कुछ लिखी है मैंने सिर्फ सीधी सीधी, कारण उसका क्या था कि आप क्लियरिटी आ जाए कि ये लोग इससे जुड़े हुए थे प्रतीकवाद से, और इन्होंने ये बातें की थी। इमर्सन मान लीजिए, इमर्सन और स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रतीकवादी चिंतन का अपने काव्य में प्रारंभिक प्रयोग किया, है ना। तो इमर्सन कहते हैं मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ, आई एम बिकॉज आई थिंक, ऐसा कुछ है। तो ये जो चीजें हैं कि सोचने की बात, अंदर की जो गहन बात है उसको निकालने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो प्रतीक की भाषा को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। अब इनके कौन प्रवर्तक है, क्या है, इनसे संबंधित कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जीन मोरेयास फ्रांस में 1886 ईस्वी में घोषणा पत्र निकाला इन्होंने, फिगारो। अब ये प्रश्न पूछ ले कि फिगारो का संबंध किससे है। फिगारो का संबंध किससे है? तो फिगारो का संबंध किससे है? प्रतीकवाद से फिगारो का संबंध। और अल्बर्ट ओरिएट, ये क्या है? दो लोग थे जो इससे संबंधित थे प्रतीकवाद से। अल्बर्ट ओरिएट 1891 ईस्वी में। यह प्रतीकवादी आंदोलन हीगेल, शोपेनहावर और इमर्सन के आदर्शवादी आंदोलन दर्शनों से प्रभावित था। यह प्रतीकवादी आंदोलन हीगेल, शोपेनहावर और इमर्सन के आदर्शवादी दर्शनों से प्रभावित था। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जो फोर्थ यूनिट है हमारे पाठ्यक्रम में, उसके अंदर कुछ दर्शन दिए हुए हैं
क्योंकि दर्शन का भी काव्य के अंदर काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उस दर्शन के प्रचार के लिए, क्योंकि कवि अपने आप में दार्शनिक भी होता है एक, और वो कुछ ना कुछ दर्शन की स्थापना अगर करना चाहता है अपने काव्य के अंदर, तभी उसकी कविता के अंदर महानता आती है। ठीक है। तो बौद्ध दर्शन, ये जो जैन दर्शन, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं काव्य को प्रभावित करते रहे। हिंदू दर्शन हो गए, निराला के जो काव्य है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि भारतीय अद्वैत वेदांत जो दर्शन है ये कितना जबरदस्त तरीके से किया गया है। जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन मिलता है। कौन सा दर्शन? प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा, ये जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है ये शैव दर्शन है। और शैव कौन सा? कश्मीरी जो शैव थे, सेब नहीं, एप्पल नहीं, कश्मीरी जो शेव, अच्छा, शेव मैंने गलती, ये शेव, ये शेव, ठीक है, जो शिव से संबंधित है। उस पृथ्वी का दर्शन क्या है? शिव से, कश्मीरी जो शेव है उनका ये दर्शन है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में मिलता है। बौद्ध दर्शन से काफी प्रभावित मिलती है महादेवी वर्मा। तो ये जितने भी बड़े कवि और लेखक होते हैं वो किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होते हैं, और उसी दर्शन का पक्ष मत अपने काव्य के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर प्रस्तुत करते हैं। तो प्रतीकवादी आंदोलन भी हीगेल, शोपेनहावर और इमर्सन के आदर्शवादी दर्शनों से प्रभावित था। और प्रमुख कवि और क्या क्या हैं? हालांकि विचार तो मैंने लिखे नहीं, इनके कारण क्या है कि इतना ज्यादा ना तो आपको याद रहेगा। जब कभी ऐसा होगा कि 3 महीने की पूरी कक्षा का एक कोर्स चलाया, नेट पाठ्यक्रम का पूरा, तब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि भी सवाल बाहर से आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम केवल और केवल नाम जान सकते हैं, और सीधे सीधे जो भी प्रश्न आए उनको अटेंड कर लें, इतना ही चाहिए, क्योंकि 20 दिन एग्जाम के अंदर बचे हुए हैं। तो एडगर एलन पो, एडगर एलन पो, बादलेयर, पाल वर्लेन, स्टीफन मलारमे और रिम्बो। एडगर एलन पो, बादलेयर, पाल वर्लेन, स्टीफन मलारमे और रिम्बो, ये 5 नाम है, और पांचों नाम ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये नाम आप देखेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे जो रूसी रूपवाद के जो लोग थे उनसे मिलते जुलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, बादलेयर, एडगर एलन पो, पॉल वर्लेन और स्टीफेन मलारमे और रिम्बो याद रह जाएंगे, प्रतीकवाद से संबंधित हैं। बिंबवाद वालों में ज्यादा जोर नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो इलियट के निकट वाले लोग आ जाएंगे वहां पर। तो एडगर एलन पो, बादलेयर, पॉल वर्लेन और स्टीफन मलारमे, मलारमे याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलन पो भी बहुत इंपॉर्टेंट, और बादलेयर भी इंपॉर्टेंट है। रिम्बो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना, मलारमे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। प्रतीकवादी आंदोलन के अंदर मलारमे, स्टीफन मलारमे सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबवाद, इनके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको। इतना ही याद रखना है कि जो प्रतीकवादी आंदोलन है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था और उसको विकसित किया था। रिम्बो, स्टीफन मलारमे, पॉल बर्लिन, बादलेयर, एडगर, मान लो 4-5 लोगों के नाम दे दिए कि कौन कौन इसमें से प्रतीकवादी आंदोलन से संबंधित रहे हैं या उसके विकास में योगदान दिया है। तो आपको ये इन नामों को याद रखना उस कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबवाद, अब आप सोचिए इस बात को कि अगर हर एक व्यक्ति, या हर एक व्यक्ति नहीं, हर एक कवि अपनी जो बात है वो प्रतीकों में कहने लग जाए, हर एक चीज के लिए प्रतीक का इस्तेमाल करने लग जाए, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? जैसे मान लो अज्ञेय जैसा कवि कोई लिखना शुरू कर दे, और चलो उन्होंने नदी और द्वीप जो कविता है इनमें जो वर्णन किया है उससे तो थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि नदी शायद वो समाज को कहना चाह रहे हैं, और द्वीप क्योंकि नदी द्वीपों को बनाती है, इस वजह से द्वीप लोगों के बारे में बात कर रही है, वैयक्तिकता के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है, कविता के अंदर स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कई बार इस प्रकार के प्रतीक भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे हमें अर्थ का ही पता नहीं चलता। और फिर क्या करते हैं कुछ नौसिखिया जो लेखक होते हैं, उनको लगता है कि प्रतीक के अंदर अगर मैं बात रख दूंगा कुछ भी, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैंने क्या बोला है, मेरी कविता तो प्रसिद्ध हो जाएगी कि हाँ मैंने कुछ अलग सी चीज लिखी है। तो अब क्या होता है कि ये जो सारी जितनी भी चीजें होती है ना, तो उससे अस्पष्टता आती है, रहस्यमयता भी आ गई, भावुकता भी आ गई, कुछ भी रोना लिख दिया अपना, अनिर्दिष्टता की प्रतिक्रिया में, अर्थात निर्दिष्ट भी नहीं है, स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये जो देखिए शब्द जितने भी है ना, वो उसी चीज से मिल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो समझ में नहीं आ रहा मतलब रहस्यमयता उसके अंदर कुछ ना कुछ है। ठीक है, अस्पष्टता है तभी समझ में नहीं आ रहा, भावुकता है अत्यधिक, कुछ भी लिख दिया, अपने अंदर की बात लिख दी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो क्या लिखना चाह रहे हैं।
और दिशा निर्देश नहीं है उसके, स्पष्ट नहीं है वो किस दिशा में लिखना चाह रहे हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें होगी, ये होगी प्रतीकवाद के, ये आलोचना के बिंदु मान लीजिए इनको, या उसकी विशेषता मान लीजिए, लेकिन है यही। तो उसकी प्रतिक्रिया में स्पष्टता एवं ग्राह्यता लाने के उद्देश्य से बिंबवाद की अवधारणा सामने आई। कैसे आई? कि हम कोई चीज कहना चाह रहे हैं, मन की बात, अपने भीतर की बात, या कोई भी क्रांति की बात कर रहे हैं, तो हम कम से कम इस प्रकार की जो चीजें हैं सामने रखें कि उससे वास्तव में वैसा चित्र बन जाए, वैसा बिंब बन जाए, मन के अंदर बात छप जाए कि हाँ, पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाए, पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाए, इस प्रकार से रखें उस चीज को, व्यवस्था इस प्रकार से बिठाएं, तब वो होता है बिंब। जैसे कि हम्म, भारत के जो हिंदी साहित्य के जो रचनाकार है, उसके अंदर केदारनाथ सिंह को बिंब का कवि माना जाता है, और सबसे प्रसिद्ध है केदारनाथ बिंब के कवि के रूप में। और जब वो कहते हैं कि उसका हाथ जब मैंने अपने हाथ में लिया, तब मैंने महसूस किया कि दुनिया को इतना ही गर्म और सुंदर होना चाहिए, इस प्रकार की कोई बात कहते हैं। जब वो ऐसा कहते हैं ना कहीं आप उस हाथ के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी गर्माहट के साथ में, उसके सौंदर्य के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि जितना हाथ सुंदर है और जितना नर्म और गर्म है, वैसी ही दुनिया होनी चाहिए। ठीक है? तो ये इस प्रकार की बातें हो गई। वहां तक पहुंच गए आप, और सारी चीज का मंतव्य आपको समझ में आ गया। अगर वो ये कहते हैं कि बारिश के मौसम के अंदर जो खनिज की सी एक गंध आती है, पुराने सार्वजनिक भवनों के जब से पास से निकलता हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं वो, आगे देखेंगे भी उन पंक्तियों को हम। ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि आपने भी ऐसी कोई गंध या ऐसी सुगंध आपने ली है? बारिश का मौसम आता है तो जो भीनी भीनी खुशबू आती है, अगर उसकी कोई बात की जाए, तो आपको नहीं लगता कि एक जो ग्राण बिंब है, अर्थात नाक से सूंघने का जो बिंब है, आपको ऐसी खुशबू से महसूस होने लग जाती है कि हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीजें है ना, ये प्रतीक नहीं है, ये बिंब बनाया उसने बोलकर। कवि ने क्या किया है? बिंब बनाया, आपको उस दृश्य के अंदर उपस्थित कर दिया है। आपकी इंद्रियों को, आपकी ज्ञानेंद्रियों को वहां पर लेके चले गए हैं वो, और आपको आंखों के सामने, आपके नाक के भीतर आपको वो गंध, आपके कानों में वो संगीत सुनाई देगा आपको। तो ये सब होती है बिंब। तो बिंबवाद की अवधारणा प्रतीकवाद की नीरसता, रहस्यमयता, अस्पष्टता, भावुकता, स्वच्छंदतावाद की भावुकता, अनिर्दिष्टता की प्रतिक्रिया में स्पष्टता एवं ग्राह्यता, अर्थात ग्रहण भी कर सके उस चीज को हम, स्पष्ट हमें पता चल सके कि हम पांचों इंद्रियों से उसको अधिकतम ग्रहण कर सके इस चीज को। तो बिंब विधान का मूल कार्य क्या है? वस्तु, भाव, विचार को इंद्रिय गम्य बनाने के साथ साथ अप्रस्तुत व्यक्ति, रूप या घटना को प्रत्यक्ष कराना भी होता है। कितनी सही बात और सटीक बात आपको यहाँ पर दिख रही है, बस पढ़ने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त बिंब का और क्या क्या कार्य हो सकता है? काव्यार्थ को स्पष्ट करना, भाव संप्रेषण में सहयोग देना, भाव को उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को वर्तमान में प्रत्यक्ष कराना, सौंदर्य एवं रूप को आकार देकर हृदयंगम कराना। बात ये है कि बात को मन में बिठा देना, अंतिम चीज। और मन में बिठाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, आपके भावों को उत्तेजित करना हो, चाहे भावों में सामंजस्य लाना हो, इंद्रियों को जागृत करना हो, इंद्रियों में बात बिठानी हो, आंखों के सामने लेके आनी हो, कानों में सुनाई देनी हो, है ना, नाक से सूंघवानी हो, आपको सब चीजें, जितनी भी चीजें कर सकें काव्य के माध्यम से, वो सब क्या कहलाती है? बिंब कहलाती है। ज्यादा नहीं समझाऊं, इतना बहुत है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? टी ई ह्यूम इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। टी ई ह्यूम इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, किंतु टी ई ह्यूम माने जाते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल किसको मानते हैं? फ्लिंट को प्रवर्तक मानते हैं बिंबवाद के। फ्लिंट को बिंबवाद के प्रवर्तक मानते हैं। बस इतना सा आपको एक कॉन्ट्रास्ट जो बोलते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास तथ्यों के अंदर, वो आप देख लेना। फ्लिंट को कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल अपने लेख के अंदर। और टी ई ह्यूम इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। टी ई ह्यूम इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। 1909 में इन्होंने कविता में स्पष्ट एवं सटीक चित्रों पर जोर दिया, सटीक चित्रों पर जोर दिया। एजरा पाउंड ने अपने ग्रंथ द रिपोर्ट्स में इसे बिंबवाद की संज्ञा दी। अब ये याद रख लेना, एजरा पाउंड का संबंध किससे आ गया? बिंबवाद से। और एजरा पाउंड को तो टी एस इलियट ने माना है अपना गुरु। क्या माना है? गुरु माना है। एजरा पाउंड से बहुत प्रभावित है टी एस इलियट, अपने काव्य के अंदर बार बार एजरा पाउंड को प्रकट करते रहते हैं। तो एजरा पाउंड का कौन सा ग्रंथ है? दी रिपोर्ट्स में इसे बिंबवाद की संज्ञा दी। बिंबवाद का नाम किसने दिया, संज्ञा किसने दी?
एजरा पाउंड ने कौन सा ग्रंथ है, दी रिपोर्ट्स के अंदर दिया था। कौन से ग्रंथ के अंदर, दी रिपोर्ट्स के अंदर। और कविता में स्पष्ट एवं सटीक चित्रों पर जोर दिया था टी.ई. ह्यूम ने 1909 में। ठीक है, अब क्या है, प्रतीकवाद जहां संगीत कला से संबंधित था, वहीं बिंबवाद की घनिष्ठता मूर्ति कला के शिल्प से है। संगीत कला से संबंधित था, वहीं बिंबवाद की घनिष्ठता मूर्ति कला से है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि मूर्ति कला में क्या होता है, चीजें दिखाई देती है। ठीक है, किस प्रकार से चीजों को गढ़ें कि चीजें हमें दिखाई दे अपने रूप में उतरती हुई। और संगीत क्या होता है, केवल सुना जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बहुत सारी चीजें होती है ना, आभासी होती है इसके अंदर। तो इस प्रकार बिंबवाद फ्रेंच प्रतीकवाद का एक उत्तराधिकारी आंदोलन है। उत्तराधिकारी आंदोलन है, अर्थात बिंबवाद फ्रेंच के प्रतीकवाद के बाद में आया था, विरोध में भी पैदा हुआ था। उत्तराधिकारी आंदोलन भी माना जाता है कि उसका विकसित रूप है, क्योंकि पहले तो कहा था, मन की बात तो कहनी, लेकिन कैसे कहें, बहुत सारी बातें हैं जिनको सामने रखना है, लेकिन कैसे रखें। तो प्रतीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रतीक से काम नहीं चला, बहुत ज्यादा अस्पष्ट होगी बात, तो क्या करें। तो फिर उत्तराधिकारी के रूप में क्या आया, बिंबवाद आया। एजरा पाउंड ने 1912 में अपने बिंबवादी आंदोलन के साहित्यिक कार्यक्रम का सूत्रपात किया। 1912 ईस्वी में किसने किया, एजरा पाउंड ने। और आगे चलकर अमेरिकी कवि आमी लोवेल ने इसकी बागडोर संभाली। कौन है, अमेरिकी कवि आमी लोवेल। अमेरिकी कवि आमी लोवेल ने इसकी बागडोर संभाली। 1912 में किसने किया था, एजरा पाउंड ने इसका सूत्रपात किया था बिंबवादी साहित्य आंदोलन का। आगे बढ़े, याद रह जाएगा संगीत कला और मूर्ति कला। ठीक है, बिंबवादियों ने निम्न काव्य शास्त्रीय विचार प्रकट किए। अब क्या काव्य शास्त्र विचार प्रकट किए, स्पष्ट ही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सीधी बात यही कहेंगे कि बिंब श्रेष्ठ है, बिंब में ये करना चाहिए, बिंब से ये होता है, बिंब ये होता है, बिंब खुद की परिभाषा, कैसे शब्दों का प्रयोग करें कि बिंब बन जाए, ये सारी तो बात करेंगे ना। तो क्या किया, प्रचलित काव्य सामान्य भाषा का प्रयोग करना तथा वांछित अर्थ के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना। तो सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रतीकवाद के अंदर क्या हो रहा है, सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा, कुछ भी बिंब बनाए जा रहे हैं, कुछ भी बिंब बनाए जा रहे हैं। और बाहर की भाषा होने से भाषा भी क्लिष्ट हो गई, और बिंब होने से वो और भी ज्यादा क्लिष्ट होगी, मतलब समझ में आना बंद हो गया। तो क्या कहा, सामान्य भाषा का प्रयोग करो और वांछित अर्थ के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करो, अर्थात शब्द के ऊपर जोर दिया गया कि शब्द सही से काम में लो। और यही चीज, शब्द सही से काम में लो, यही बात क्या कहती है, नई समीक्षा कहती है, यही रूसी रूपवाद कहता है कि शब्द बढ़िया से काम में लो, ढंग के शब्द काम में लो, जो अधिकतम अर्थ को स्पष्ट कर सके, कम से कम शब्दों में अधिकतम अर्थ स्पष्ट किया जा सके। अस्पष्ट अर्थ यथार्थ का प्रयोग न करके ठोस और स्पष्ट कविता की रचना करना, मन के अंदर की बात या कुछ भी कह दिया प्रतीक लगाकर ये चीजें हो गई, तो वो नहीं चाहिए। ठोस और स्पष्ट कविता की रचना कीजिए, जिससे कुछ कॉन्क्रीट चीजें सामने निकल के आए। प्राचीन मानसिकता की द्योतक पुरानी लयों का प्रयोग न करके ठोस और स्पष्ट बिंबों की रचना करना, ये सामान्य सी बात है। 1930 में इस विचारधारा का अंतिम काव्य संकलन निकला। कितना जल्दी खत्म हो गया, 15-20 सालों के अंदर। क्योंकि कारण क्या है कि कोई भी अगर विचारधारा और सिद्धांत वगैरह जो भी होते हैं ना, उनके पीछे अगर दार्शनिक दृष्टि नहीं हो, कोई दार्शनिक चीजें नहीं हो, दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हो, तब तक वो टिकता नहीं है। दर्शन जब होता है पीछे ना, तो वो हर एक व्यक्ति के तर्क का समाधान कर देता है। और दर्शन की आपको पता है कि दर्शन, कोई भी दर्शन क्यों आता है सामने एक दर्शन के रूप में, हर एक सिद्धांत दर्शन क्यों नहीं बन पाता, या हर एक बात दर्शन क्यों नहीं बन पाती। दर्शन का एक इतना व्यवस्थित और सुगठित ढांचा होता है कि आप कैसा भी प्रश्न कर ले उस दर्शन से, ठीक है, उसका उत्तर मिल जाएगा, फिर और आप उत्तर करेंगे, फिर और उसका उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला बन जाती है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, आप वहीं पहुंच जाओगे उस प्रश्न को लेकर, और फिर से आपको वही उत्तर मिल जाएगा, चाहे 50 बार से घूम कर निकल जाओ आप। इस वजह से ही दर्शन होता है। दर्शन की भूमि पर खरा उतरने के लिए जरूरी है कि दर्शन के अंदर ये विशेषताएं हो कि वो तर्क का समाधान करे। हर एक, अगर कोई भी दर्शन ने 1000 तर्क का समाधान कर दिया, लेकिन एक तर्क अगर बीच में आ गया कहीं से भी, एक तर्क ऐसा हो गया जो दर्शन को चुनौती दे दे, तो वो दर्शन नहीं रहता। फिर दर्शन के लिए आवश्यक है कि उसमें तर्क अंतर्निहित हो। तो दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि विचारधाराएं या कोई भी जितने भी सिद्धांत हैं, वो ज्यादा चल नहीं पाएंगे, वो केवल एक पक्ष बन के रह जाएंगे। और बिंबवाद भी क्या हो गया, केवल बिंबवाद, बिंब के आधार पर काव्य की रचना करना तो गलती हो जाएगा। मतलब ये है कि केवल बिंब होना चाहिए काव्य के अंदर, अपेक्षित है,
और बिंब के बिना काम नहीं चलेगा, इतनी कविता ग्राह्य नहीं बन पाएगी, ये सारी बातें सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि हिंदी साहित्य में बिंबवाद क्या है और कहाँ से शुरू होता है। तो आचार्य शुक्ल ने अपने भाव मनोविकार निबंध में बिंब संबंधी विचार दिए हैं। ठीक है, इनके अनुसार काव्य में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब कविता की ग्राह्यता को बढ़ाता है और जटिल भावों को सरल कर प्रस्तुत करता है। ये कह रहे हैं आचार्य शुक्ल। बिंबवाद के संबंध में हिंदी साहित्य के अंदर बिंब का क्या प्रयोग होना चाहिए उस बारे में बात करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हिंदी में केदारनाथ सिंह को बिंब विधान का कवि कहा जाता है। केदारनाथ सिंह के अनुसार बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। ठीक है, कवि जब मानव मन के सहज, कृत्रिम, गतिशील और जटिल संवेगों का भाषा के जीवंत माध्यम द्वारा शाब्दिक पुनर्निर्माण करता है, तो उसे समीक्षा की आधुनिक पदावली में बिंब कहा जाता है। तो ये देख लेना है, क्योंकि एक तो आचार्य शुक्ल का तुमने देख लिया कि बिंब ग्रहण अपेक्षित है, बाकी अगर 2-3 परिभाषाएं कुछ भी आई, तो लगभग 99% चांसेस है कि वो केदारनाथ सिंह की ही होगी। तो ये आप अंदाजा लगा लेना। तो इस वजह से इनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा मैं, क्योंकि और नेट के अंदर बहुत सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा-सा आपको ऊपरी-ऊपरी ज्ञान होना, तो उससे काम चल जाता है। ज़्यादा डीप में उतरने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर-ऊपर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन ऊपर-ऊपर वाला होना चाहिए महत्वपूर्ण। जो सबसे पहले नज़र में आए, वो तो होना ही चाहिए। और नेट का पाठ्यक्रम बनाने वाले, प्रश्न बनाने वाले का सबसे पहले जो नज़र आता है, उसी के ऊपर जोर होता है। अगला देखते हैं, ये जो 3-4 कविताएँ हैं, मैंने शामिल की थी, तो आपको बिंब का थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि बिंब कैसे बनते हैं। कविता को पढ़िए और आंखें बंद करके सोचिए कि आप उस दृश्य को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। और हो सके तो कविता को पढ़िए मत, आंखें बंद कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसी को सुनिए। क्या लिखा है केदारनाथ सिंह ने? और बहुत से यात्री एक दूसरे के सामान पर सिर टिकाकर इस तरह सो रहे थे जैसे वो किसी का कंधा हो। और बहुत से यात्री एक दूसरे के सामान पर सिर टिकाकर इस तरह सो रहे थे जैसे वो किसी का कंधा हो। आपको नहीं लगता कि आप किसी ट्रेन के अंदर चले गए हैं और किस प्रकार से भीड़ के अंदर लोग जब नींद आने लगती है, ऊँघने लगते हैं, तो कैसे सोते हैं? ठीक है, अगला देखिए बिंब। जब वर्षा शुरू होती है जब वर्षा शुरू होती है, एक बहुत पुरानी सी गंध, खनिज गंध सार्वजनिक भवनों से निकलती है। अनुभव देखिए अपना और कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा अनुभव लिया है आपने। और अंतिम जो काफ़ी रोमांटिक सी बात है, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिंब यहाँ पर समाप्त होता है। और अब चीज़ बचती है अपने पास में, बिंब के बाद में बचता है एक तो मिथक और एक बचती है फैंटेसी और एक है कल्पना। और क्या क्या है पाठ्यक्रम में, तो फैंटेसी और कल्पना के संबंध में तो मैं यही कहूँगा कि जब हम कोलरिज को पढ़ेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को हम काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देख लेंगे कि कल्पना क्या है और फैंटेसी और कल्पना का आपस में क्या संबंध है, कल्पना के कितने प्रकार हैं, ये सब हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैं बता देता हूँ कि फैंटेसी का अर्थ क्या होता है कि अनेक ऐसे तथ्यों को एक साथ में जोड़ देना, संयोजन कर लेना। नए तथ्य उससे उद्घाटित नहीं होते हैं। जोड़ना कि लंबे समय को भी एक साथ में कर सकें और स्मृति में जो चीज़ें होती हैं, उनको भी सम्मिलित करते जाना और एक कविता का रचना कर देना। मतलब फैंटेसी का मतलब ये हो गया कि ऊट-पटांग कल्पना करना। आप ये मान लीजिए, क्या हो गया? ऊट-पटांग। अर्थात कुछ भी सोच लेना। जैसे कि अंधेरे में, हालाँकि ये नहीं है कि फैंटेसी में जो कविताएँ अपनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता और वो ऊपरी दुनिया की या किसी दूसरी दुनिया की होती है। नहीं, शिल्प के रूप में भी फैंटेसी का प्रयोग किया जा सकता है। मुक्तिबोध ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और मुक्तिबोध तो लिखते भी हैं कि फैंटेसी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कविता के अंदर अनावश्यक वर्णन करने से बचा जा सकता है। जैसे कि अंधेरे में कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, उसके अंदर कभी टॉलस्टॉय आ जाते हैं, कभी गांधी आ जाते हैं, कभी बुद्ध आ जाते हैं, ठीक है? कभी तिलक आ जाते हैं। लेकिन एक ही कविता के अंदर छोटी-सी कविता इस वजह से है क्योंकि प्रबंध काव्य बहुत बड़े होते हैं, तो उसके अंदर तो युगों-युगों का साहित्य समेटा जा सकता है। लेकिन छोटी-सी कविता 40-45 पेज की कविता के अंदर इस प्रकार से लोगों को आना बार-बार आना-जाना, ये सारी चीज़ें
किस वजह से संभव है? क्योंकि फैंटेसी रखी है इसके अंदर कि हमने अलग-अलग तथ्यों को, अलग-अलग काल के तथ्यों को, अलग-अलग स्थानों के तथ्यों को एक साथ में रख दिया और एक मुकम्मल तस्वीर बनाने का कोई प्रयास किया, है ना? वो होती है फैंटेसी के अंदर। तो फैंटेसी के अंदर आपको याद रखना है कि अगर फैंटेसी की कोई परिभाषा वगैरह पूछ ले, ठीक है? तो इतना सा याद रखना, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको मुक्तिबोध नाम ढूँढ लेना वहाँ पर। क्या नाम ढूँढ लेना है? मुक्तिबोध। हालाँकि अंधेरे में कविता के संबंध में अगर फैंटेसी की और कोई अवधारणाएँ अगर हमारे सामने आई, जब हम पढ़ेंगे, तो उसका भी बता दूँगा, जैसे बच्चन सिंह ने क्या कहा इसके बारे में, फैंटेसी के बारे में, है ना? इन सब चीज़ों को। मुक्तिबोध तो जो रचना है, क्या नाम है अपनी, कामायनी, उसके संबंध में भी उसको फैंटेसी की संज्ञा देते हैं कि फैंटेसी तत्व है इसके अंदर, कि जयशंकर प्रसाद ने इसके अंदर फैंटेसी तत्वों का काफ़ी इस्तेमाल किया है। मुक्तिबोध ये कहते हैं। और अब बात करते हैं मिथक की। मिथक क्या होते हैं? देखिए, मिथक का ये है एक, अगर ये कहें ना हम कि मिथक झूठ होता है, तो ये भी गलत है, और मिथक सच होता है, तो ये भी गलत है। ये क्या होता है? झूठ और सच के परे होता है। झूठ और सच के परे होता है, और हमारी परंपराओं में, हमारे इतिहास में, हमारे समाज में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं मिथक के कि हम पृथक नहीं कर सकते। संस्कृति, सभ्यता, साहित्य सबके अंदर मिथक इस प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मिथक के साथ में अच्छी बात ये होती है कि ये जो इसके अंदर मूल्यगत वस्तुएँ होती है, ठीक है? अगर हम मिथक, राम का अगर काव्य पढ़ने लगें, तो राम हो सकता है मिथ्या हो, राम हो सकता है राम का कोई अस्तित्व नहीं हो, और हो सकता है राम का अस्तित्व हो। लेकिन राम काव्य के माध्यम से हम जो मूल्य स्थापित करना चाहते हैं, हम जो बात कहना चाहते हैं, जिस सामाजिक ढांचे को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो सत्य है। अर्थात मिथक के अंदर सत्य भी है, मिथक सत्य से परे भी है, दोनों ही चीज़ें होती है। और मिथकों को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, नए समय में कुछ कविताएँ लिखते हैं, ठीक है? नए समय में कुछ कविताएँ लिखते हैं मिथक को इस्तेमाल करके, तब उनके और अर्थ निकल जाते हैं। जैसे कि एक नरेश मेहता की रचना है, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, राम काव्य के ऊपर ही है, अभी स्लिप ही हो गया नाम, संशय की एक रात। क्या नाम है? संशय की एक रात। अच्छा, इसको क्यों लेते हैं आप, संशय की एक रात को? हम इसी को ले लेते हैं जो अपने पाठ्यक्रम में है, अंधा युग। अंधा युग आपको पता है कि महाभारत के प्रभास तीर्थ से, क्या कौन से 18वें दिन से, और प्रभास प्रभास तीर्थ से, ऐसा कुछ करके वहाँ उसका घटनाक्रम दिया गया है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना? तो फिर किस प्रकार से अंधा युग अवतरित होता है और युद्ध के बाद की क्या स्थिति हो जाती है, उसको लेकर ये कविता लिखी गई है। तो युद्ध हुआ था, ये एक मिथक है, और इस मिथक को आधार बनाया कि युद्ध हो गया और युद्ध के अंदर सब नष्ट हो गया, और इस प्रकार से नष्ट हो गया जैसे कि परमाणु बम से नष्ट होते हैं लोग, उस प्रकार से मारे गए, ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया गया, और फिर एक युद्ध के कारण, हारने के कारण, अपने पिता के मरने के कारण, या अपने भाइयों के मरने के कारण, सब चीज़ों के कारण किन किन पात्रों के अंदर किस किस प्रकार का अंधा युग अवतरित होता है, उनकी जो ग्रंथियां किस प्रकार से विकसित हो जाती है उनके अंदर, है ना? विषाद किस प्रकार से उनके अंदर विकसित हो जाता है। वो चीज़ क्या हो गया, जब हमने मिथक से जोड़ दिया, महाभारत से जोड़ दिया, तो उसकी जो ग्राह्यता होती है, सामाजिक मान्यता होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? सामाजिक मान्यता में वृद्धि हो जाती है। एक और भी चीज़ है, सामाजिक मान्यता में वृद्धि होती है, इसके साथ साथ में ये भी होता है कि हम लगाव भी महसूस करते हैं उस चीज़ से। ऐसा लगता है कि जी, ये आज की समस्या है, और इससे, इसके माध्यम से आज की समस्या को भी दर्शाया जाता है। अगर वर्तमान की कोई समस्या है, उसको मिथक के साथ में प्रस्तुत कर दिया जाए ना, तो हमें ये लगता है कि ये सार्वभौमिक प्रश्न है, सार्वभौमिक तो है ही, और सार्वकालिक प्रश्न है। सार्वभौमिक, सार्वकालिक प्रश्न हो गया है, और मनुष्य को इससे हमेशा जूझना पड़ेगा। क्या उपाय हो सकता है इसका कुछ, इससे बचने का? तो ये प्रश्न आने लगते हैं। तो मिथक का ये उपयोग है। नरेश मेहता हो गए, संशय की एक रात हो गई, और अंधा युग हो गया, और भी बहुत सारी रचनाएँ हैं, जैसे कि प्रमथ्यु के ऊपर कुछ रचनाएँ बनी हुई है ना? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मिथक के आधार पे बनाई जाती है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि अंधा युग अपने जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, या फिर संशय की एक रात है जो नरेश मेहता की रचना, जिसमें ये राम और सीता आपस में प्रश्न करते हैं कि राम को ये लगता है कि सीता का अपहरण हो गया,
और सीता को एक को लाने के लिए, एक सीता को बचाने के लिए क्या इतने लोगों का मारा जाना उचित है? एक व्यक्ति के लिए क्या उचित होगा क्या? इन प्रश्नों से राम जूझते हैं और फिर प्रश्न करते जाते हैं अपने आप से। सीता से कहते हैं कि भाई हमारे होने से यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है इस धरती पर? तो वो ही कहते हैं कि भई हमारे चलने से सीता वनस्पतियाँ कुछ हरी हो जाएगी, इस प्रकार की बातें करते हैं। अर्थात हम कुछ तो बदलाव लेके आएँगे। माना कि प्रकृति बहुत बड़ी है, सृष्टि बहुत बड़ी है और हमारी कोई हैसियत नहीं है उसके सामने। राम व्यक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं यहाँ पर। आप ईश्वर के रूप में मत लेना संशय की एक रात के अंदर उनको। तो ये ऐसी बातें करते हैं ना कि भई हम कुछ तो बदलाव लेके आएँगे। तो मिथकों को लेकर आधुनिक समय की समस्याओं को पिरोकर और उनके समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास मिथक के माध्यम से किया जाता है। तो काव्य के अंदर उसका यही उपयोग है। फैंटेसी हो गया, मिथक हो गया और कल्पना बिंब हो गया। अभी और क्या बचा है? मिथक और कुछ नहीं बचा। तो ये जो रूपरेखा का पार्ट है, ये दूसरा पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपकी उपयोगी होगी। कम से कम उपयोगी नहीं होगी ना, तो आप अगर इतना भी 2 घंटे की क्लास देख लेंगे ना, तो भी जब आप जाएँगे वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप कॉन्फिडेंस से लैपरेज होंगे, आपको पता होगा कि मैंने ये यूनिट पूरी पढ़ रखी है। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हल्के स्तर पर, सरसरी नज़र से आज तक पूरा हो गया है। अब ये जो आज जो टॉपिक पढ़ाए थे, नई समीक्षा वगैरह जितने भी चीज़ है ना, नई समीक्षा, रूसी रूपवाद, बिंब, प्रतीक, ये सारी चीज़ें अब दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। अब जो अगली पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो लंबी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी 5-6 घंटे की या 5 घंटे की होगी, उसके अंदर हम जो 6 लोग हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, प्लेटो, अरस्तू, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और आई.ए. रिचर्ड्स, इन 6 लोगों के काव्य सिद्धांत हैं, उनको हम थोड़ा डीपली और प्रश्न कैसे आ सकते हैं उनसे संबंधित, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आज ये जो जितने भी 5-6 टॉपिक है ना, वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए, इतना ही पढ़ना उनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है? धन्यवाद प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।